जी को प्रणाम। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं स्वागतम्। तो आप लोग आ गए होंगे, समय हो चुका है, पाठ को प्रारंभ किया जाए। जी। तो आज हमें जो सूत्र पढ़ना है वह है परासन्निकर्षा संहिता। मैं आशा करता हूं पिछला जो पाठ है वो आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा। जी। यदि कोई आपको दिक्कत हो तो आपस में चर्चा करके उस पाठ को सीखें, समझें, अन्यथा हमसे भी संपर्क करें, तो वह पाठ आपको तैयार होना चाहिए। आज हम बीच में ही वह जो पाठ पढ़ाया है आपको, वो किस तरीके से तैयार होना चाहिए, हम किसी भी व्यक्ति से वह पूछ सकते हैं क्या कितना तैयारी हुई उनकी और किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए, वो आप एक दूसरों को भी पता चल जाएगी। तो आइए सब पढ़ते हैं परासन्निकर्षा संहिता इस सूत्र की तरफ। चलिए परासन्निकर्षा संहिता, आप थोड़ा म्यूट करिए। हाँ, यह सूत्र बड़ा उपयोगी सूत्र है। इस सूत्र का व्याख्यान मित्रों आपकी किताबों में इतना उपलब्ध नहीं होता है जितनी इसकी आवश्यकता होती है। मित्रों, यह सूत्र एक ऐसा है, एक अनबूझ पहेली, जो ना तो इसका किताबों में इतना व्याख्यान मिलता है, कुछ उच्च ग्रंथों में इसका व्याख्यान है, जैसे एक वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की प्रसिद्ध टीका है लक्ष्मी टीका, उधर इसका व्याख्यान उपलब्ध है अच्छे विस्तृत रूप से। बाकी अन्य जगह बहुत कम कम है, पर यह सूत्र समझना आपके लिए कितना जरूरी है मित्रों, आप ये समझ लेना। इसी सूत्र के समझने से आपको संधि में प्रवेश होगा। संधि क्या होती है आपको पता चलेगा इस सूत्र के समझने के बाद। अब आप समझ लीजिए कि संधि के उपयोगी आप संज्ञा प्रकरण की बातें इसमें सीख रहे हैं। उसमें से प्रस्तुत है आपके सामने ये परासन्निकर्षा संहिता। ये सूत्र का अर्थ बहुत स्पष्ट है, आप देख पा रहे होंगे। सूत्र में आपके कुछ पद लिखे हुए हैं। वर्णानाम, ये कुछ पंक्तियां लिखी हैं आपकी मूल किताब में लघु सिद्धांत कौमुदी में। अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्, यह आपकी मूल किताब है। इसका अर्थ ये होता है सूत्र का, वर्णानाम, हमने यहाँ पर कोष्टक में उच्चारणे लिखा है। इसका मतलब यह है कि यह जो बात की जा रही है वर्णों के लेखन की नहीं बल्कि उच्चारण की बात की जा रही है इस सूत्र के द्वारा। अतः हमने उच्चारणे पद को कोष्टक में लिखा है ना, वह मूल ग्रंथ का हिस्सा नहीं है, अतः हमने वह कोष्टक में लिखा। तो वर्णानाम उच्चारणे अतिशयितः, अतिशयितः इत्युक्ते अत्यंतः, सन्निधि, सन्निधि अर्थात सामीप्यम मतलब समीपता, है ना, समीपता, आप जिसे कहोगे पास पास। तो वर्णा नाम उच्चारणे अतिशयितः सन्निधि अर्थात सामीप्यम संहिता संज्ञा स्यात्, उसकी संहिता संज्ञा होती है। किसकी? कि वर्णोच्चारण में, है ना, वर्णोच्चारणे अतिशयितः सन्निधि, यदि वर्णोच्चारण करने में वर्णों की आप अतिशयित अर्थात अत्यंत सन्निधि करते हो, अर्थात अत्यंत समीप उन्हें बोलते हो, तो उनकी वर्णों की संहिता संज्ञा होती है। तो अब यहां प्रश्न उठता है
एक वर्ण के उच्चारण में दूसरा वर्ण की जो समीपता है, अर्थात एक वर्ण के उच्चारण करने में जो दूसरा वर्ण का उच्चारण है वो कितना पास में होना चाहिए, कितना समीप होना चाहिए, यह प्रश्न है। आप समझ पा रहे होंगे। हाँ जी, पंतोला जी समझ रहे हैं। जी 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 समझ रहे हैं। एक वर्ण को उच्चारण करने में हम जो दूसरा वर्ण अपने मुख के द्वारा उच्चारित करते हैं तो कितनी सन्निधि गृहीत करें, अर्थात कितनी समीपता गृहीत करें, जिसके कारण पता चले कि हाँ इसकी संहिता संज्ञा हो जाएगी। तो वो कुछ चीजें आगे दी हुई हैं, अब इनको क्रमशः पढ़ते हैं फिर इनको समझेंगे भी। वैसे काफी सरल भाषा में हमने लिखा हुआ है, फिर भी एक बार उसे बताना आवश्यक है। हमने यहाँ पर लिखा है कि एकस्य वर्णस्य उच्चारणानंतरम, आपने किसी एक वर्ण का उच्चारण किया, उसके उच्चारण के अनंतर द्वितीयस्य वर्णस्य उच्चारणे कृते सति, दूसरे वर्ण के उच्चारण कर लेने पर उभयोर मध्य, दोनों के बीच में, अर्थात एक पहला वर्ण जो बोला उसके बाद आप जो दूसरा वर्ण बोल रहे हो उन दोनों के बीच में उभयोर मध्य यह कालः तिष्ठति, जो काल रहता है। काल का मतलब समझ रहे हो, जो टाइम। जैसे हमने एक उच्चार एक शब्द बोला कोई, जैसे हमने बोला ललित, तो ललित के बाद क्या है, हमने पहले ल बोला, ल में अ बोला, फिर एक ल बोला, फिर उसमें ई बोली, तो क्या हुआ, एक वर्ण से दूसरा उच्चारण करने में बीच में कुछ टाइमिंग की गैपिंग हो जाती है। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, यह कितनी सूक्ष्मतम चीज है, थोड़ा अब इस बात पर आप ध्यान देंगे। आप लोग जो समझते हो ना कि एक वर्ण से दूसरा वर्ण खटाखट खटाखट बोलते चले जाते हैं, उसमें भी बीच में टाइम रहता है कि जब आप एक वर्ण बोल रहे होते हो तो उसके बाद जब दूसरा वर्ण बोलते हो तो उसके बीच में कुछ गैप होता है, कुछ टाइम का, कुछ, उसको हमने यहाँ पर लिखा है उभयोर मध्य यह कालः तिष्ठति, दोनों के बीच में जो काल रहता है, तो वो टाइम कितना होता है कि एक वर्ण से दूसरे वर्ण के लिए जब हमारी जिह्वा पहुंचती है दूसरे वर्ण को बोलने में, तब तक बीच में टाइमिंग रहती है। वो टाइमिंग क्या होती है, बीच की जो खाली समय होता है, रे सकालः अर्धमात्रा भवति, वह जो काल है वो अर्धमात्रा काल होता है। अर्धमात्रा काल का मतलब क्या होता है, हम पहले आपको मात्रा काल समझा चुके हैं जब वो कालो झर्ष दीर्घ प्लुतः पढ़ाया था तब। अब अर्धमात्रा काल का मतलब यह हुआ कि हमने आपको याद ध्यान हो तो एक मात्रा काल की जो गणना है, सेकंड के 100 हिस्से करिए, उस 100 हिस्से में से फिर 0.70 जो यह एक मिनी सेकंड आएगी, तो वह एक मात्रा काल होता है, उसकी आधा कर लो, तो हमने 35 रख लिया है उसे मिनी सेकंड के रूप में, तो आप यही समझिएगा। तो क्या हुआ, एक, तो इसका मतलब क्या निकला, एक वर्ण से दूसरे वर्ण को उच्चारण करने में बीच में आधी मात्रा काल लगता है, अर्थात आधी मात्रा का गैप होता है जब हम अगला वर्ण बोलते हैं, तो वह जो काल है स अर्ध मात्रा काला, उसको आधी मात्रा का काल माना है। अच्छा ठीक है, तो ये गैपिंग कितने टाइम की होती है आपको समझ में आ गई होगी। फिर अगला पॉइंट देखिए, वहां पर लिखा है कि वर्णानाम अत्यंतः सन्निधि, देखो मूल में जो बात आई थी ना वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि, उस बात को फिर एक बार स्पष्ट किया है, आप फिर ध्यान देंगे उस पर। वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि तदा एव संभवति, वर्णों की अत्यंत सन्निधि, वर्णों की अत्यंत सन्निधि तदा एव संभवति, तभी संभव हो सकती है, कब, के यदा उच्चार्यमाण वर्णयोर मध्ये अर्धमात्रा एव कालः स्यात्, कालः इत्युक्ते गैप, वर्णों की अत्यंत सन्निधि की संहिता संज्ञा होती है, तो वो सन्निधि कितनी होनी चाहिए, वह वर्णों के उच्चारण में, एक वर्ण से दूसरे वर्ण के उच्चारण में बीच का जो गैप है वह कितना होना चाहिए, तो उसको बताया है वह अर्धमात्रा काल ही होना चाहिए। बस कितना टाइम होना चाहिए, एक वर्ण से जब हम दूसरा वर्ण उच्चारण कर रहे हैं
उसके बीच में जो टाइमिंग होनी चाहिए वो अर्धमात्रा काल होना चाहिए। उसी को कहा गया है वर्णानाम अतिशयतः सन्निधि तदा एव संभवति, तभी वो संभव हो सकती है जो अतिशयित सन्निधि है, यदा उच्चार्यमाण वर्णयोर मध्य, जब उच्चारण किए गए वर्णों के मध्य में अर्धमात्रा काल का ही व्यवधान हो, तभी हम उसे अत्यंत सन्निधि मानेंगे। ध्यान रखना, अत्यंत सन्निधि का मतलब सिर्फ आधी मात्रा काल का गैप हो, और यदि ज्यादा का गैप हो तो आगे वाली पंक्ति पढ़िए। फिर आगे लिखा है अर्धमात्राधिक काल व्यवधाने तु वर्णानाम अत्यंत सन्निधि नैव संभवति। अर्धमात्राधिक काल का व्यवधान, व्यवधान का मतलब बीच में यह जो गैप यदि आधी मात्रा से अधिक कर दिया, अर्धमात्राधिक अर्थात आधी मात्रा से अधिक का यदि आपने एक वर्ण से दूसरे वर्ण को उच्चारण करने में गैप कर लिया, मानो कि वहां पर आप एक मात्रा गैप कर गए, कोई कोई जिनकी जिह्वा अटक जाती है वो 2 मात्रा का गैप कर गए वहां पर, ठीक है, तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, अर्धमात्राधिक काल व्यवधाने, व्यवधाने मतलब बीच में यदि यह आ जाए तो वर्णानाम अत्यंत सन्निधि नैव संभवति, तो वर्णों की अत्यंत सन्निधि संभव नहीं हो पाती है, अर्थात वर्णों की जो अत्यंत समीपता है वो खत्म हो जाती है यदि आधी मात्रा से ज्यादा का यदि आप गैप कर देते हो एक वर्ण से दूसरे वर्ण के उच्चारण के बीच में, तो अत्यंत सन्निधि नहीं संभवती, अत्यंत सन्निधि जो है संभव नहीं हो सकती है। अतः संहिता संज्ञा अपि न भवति, अतः ऐसी जगह पर संहिता संज्ञा भी नहीं होगी। ऐसी जगह पर जहां आधी मात्रा से अधिक का काल यदि आपने बोल दिया तो वहां पर ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, अब यह तो हमने आपको ये क्या अब इस पंक्ति का अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा। वर्णानाम उच्चारणे अतिशयता सन्निधि, जो ये मूल में पहले बता रहे थे, इनकी सन्निधि अर्थात सामीप्य जो होता है उसकी सहिता संज्ञा होती है, तो सामीप्य कितना लेना है, वो गैप एक वर्ण से उच्चारण में दूसरा कितना होना चाहिए इत्यादि, ये 3 पॉइंटों द्वारा आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं उदाहरण की तरफ। ये तो सैद्धांतिक एक आपको थ्योरी बताई, ये सब बातें याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं उदाहरण की तरफ। तो हमने ये कुछ, एक मिनट आपको थोड़ा से जूम करके दिखाते हैं, शायद आपको अब ये बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। हमने यहाँ पर कुछ शब्द, जैसे हम जो उच्चारण करते हैं उसी रीति से कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये देखिए, हमने यहाँ पर कुछ, जैसे हमने कोई एक व्यक्ति बोल रहा है देवालय, ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पर देवालय शब्द के ये अस्थि पंजर अलग कर करके लिखे हैं इतने सारे, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए कि संहिता क्या चीज होती है। तो देवालय, बिल्कुल नए अध्येता हैं वो थोड़ा अपने मानसिक स्तर को तैयार करें। आपको देवालय में जब शब्द पूछे जाएं कितने हैं, सॉरी इसमें वर्ण पूछे जाएं कितने हैं देवालय में, तो आपको ये वर्ण आपको दिखाई दे रहे होंगे, इतने 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 सारे वर्ण हैं देवालय, मतलब एक इस समुदित समुदाय में इतने सारे वर्ण हैं। और जो जानकार हैं पहले वो ये जानते ही होंगे कि वर्ण में कैसे इनको अलग अलग किया जाता है। इस संधि में आपको इस सब की जरूरत पड़ने वाली है, अतः इसे आप अलग अलग करना भी सीख लेना वर्णों को, ठीक है। तो ठीक है, वर्णों को अलग अलग करने का यहाँ पर प्रयोजन, हमें सिर्फ एक चीज आपको समझाना है, वो है संहिता। हम आपको संहिता समझाना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको ऊपर बताया एक वर्ण से, देखो एक वर्ण है द, दूसरा वर्ण है ए, ध्यान दीजिए दूसरा वर्ण क्या है ए, पहला वर्ण द, दूसरा ए, क्योंकि देवालय में ही तो है द और फिर ए, फिर ये सब देख लेना, हमने इधर लिख दिया। तो एक वर्ण है द, दूसरा वर्ण है ए, दोनों के बीच में गैप कितना है, आधी मात्रा का। आप तो कह रहे हो कि आपको बोलते वक्त दरअसल वो महसूस नहीं होता है, आप जब देवालय ऐसा बोलते हो तो उतनी मात्रा का गैप एक आधी मात्रा हो जाता है। आप जैसे आपकी जिह्वा दा पर जब होती है, दा से जब ए पर आपकी जिह्वा पहुंचती है दे बोलने के लिए, तो आधी मात्रा का गैप अपने आप मेंटेन हो जाता है वहां पर, ठीक है। ऐसे ही आपने पूरा दे बोल लिया, दे बोलने के बाद आपको वह बोलना है, तो फिर एक आधी मात्रा का बीच में गैप, वाह के बाद फिर आ बोलना है, फिर आधी मात्रा का गैप,
ये फिर आदि मात्रा का गैप, हर जगह आप ये देखते जाइए। तो जब हम एक वर्ण से दूसरा वर्ण उच्चारण करते हैं तो उसके बीच में ध्यान दीजिए, तो उसके बीच में जो ये गैपिंग है ये आदि आदि मात्रा की होती जाती है सब में। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस बात को। तो अब क्या होगा, आधी मात्रा की यदि गैपिंग है, ध्यान दीजिए, यदि आधी मात्रा का ही यदि आप गैप करते हो तब तो ठीक है, तब तो क्या हो जाएगी, संहिता हो जाएगी, अर्थात इसकी संहिता संज्ञा हो जाएगी। इसकी आप संहिता संज्ञा कह सकते हो कि जी हाँ जी, इनकी संहिता संज्ञा हो गई। संहिता संज्ञा किस किस की, इन दोनों वर्णों के बीच हो गई संहिता संज्ञा, इन दोनों के मतलब आदि आदि मात्रा का गैपिंग है। तो अब कह सकते हैं कि नहीं जी, देवालय में आदि आदि मात्रा का गैप है तो सभी जगह संहिता उपलब्ध है। अब क्या होगा, यदि कोई व्यक्ति आधी मात्रा से ज्यादा का अधिक गैप इसमें करता है तब संहिता विनष्ट हो जाती है। जैसे हमने आगे कुछ आपको बताया है वो चीज देखिए, यहाँ द से ए तक में ध्यान दीजिए, द से और ए इन दो वर्णों के उच्चारण में आधी मात्रा का गैप ये रहा, ए एक है ना, 1/2 अर्थात आधी मात्रा का ही गैप है। पर यहाँ पर क्या हुआ, फिर ए से व तक में ये बीच में देखोगे आप, ये 3 मात्रा का गैप कर दिया, देख रहे हो ना। अच्छा, अब क्या किया, इस आ से और इस ला को बोलने में किसी ने फिर 2 मात्रा का गैप कर दिया। ठीक है, तो यदि इस तरीके से यदि कोई आधी मात्रा से अधिक का गैप करता है, कोई एक मात्रा का यदि गैप कर दे उसके बीच में, एक वर्ण से दूसरा वर्ण उच्चारण करने में, कोई 2 का कर सकता है, 3 का कर सकता है, तो समझ लीजिए अब संहिता नहीं हो सकती है। तो अब क्या होगा, इनमें संहिता नहीं हो पाएगी, कारण कि आपने इन वर्ण को उच्चारण करने में जो गैप किया हुआ है वो एक वर्ण से दूसरे वर्ण को उच्चारण करने में जो बीच का गैप है वो आपने अधिक कर रखा है। तो मित्रों ध्यान रखिए, ये संहिता संज्ञा वहीं पर होगी जहां पर ये आपका आधी मात्रा का गैप होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आप ये समझ गए होंगे। फिर एक बार से और ऊपर से व्याख्यान देख लीजिएगा, ये आपका व्याख्यान है जो हमने लिखा था कि वर्णानाम अतिशयिता सन्निधि तदा एव संभवती। वर्णों की अत्यंत समीपता कब संभव होगी, जब उच्चार्यमाण वर्णों के बीच बीच में अर्धमात्रा का गैप होगा, तभी उसकी संहिता संज्ञा होगी, आप ये समझ लीजिए। और अर्धमात्राधिक काल व्यवधाने तो अत्यंत सन्निधि नहीं संभवती, किम कारणम है वो, यदि अधिक मात्रा है तो सन्निधि नहीं संभव होगी, ज्यादा का गैप करते हो तो, अतः संहिता संज्ञा भी न भवती, तो संहिता संज्ञा भी वहां पर नहीं हो पाई। तो यह थोड़ा विषय आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, और अब इस विषय में संहिता संज्ञा में यदि कोई परेशानी हो तो एक बार आप प्रश्न आंसर कर सकते हैं, और नहीं फिर हम कुछ अगला तरफ बढ़ते हैं। फिर बताइए, संहिता संज्ञा समझ में आई क्या नहीं? नमो नमः भ्राता। जी जी, नमो नमः। मैं ये पूछ रही थी, जी ये कैसे पता लगेगा कि हमने आधी बोली है या फिर 2 या 3 बोल रही है? ऐसा ही प्रश्न एक बार श्याम सुंदर जी हैं इस ग्रुप में, उन्होंने भी किया था। बिल्कुल, अरे कैसे पता चलेगा, देखो वह आपको टाइम लगा के नहीं पता करना है कि नहीं मैं आधी ही बोलूंगा, मैं एक ही बोलूंगा। वो जब आप बोलते हो तो यह अपने आप उतने में भूल जाती है ये मात्रा। ये क्या है, अपने स्वाभाविक है वह उसका भूल जाना। जैसे आप एक शब्द कोई सा भी बोलेंगे तो क्या होगा, उसमें जो वर्णों का क्रम है, जैसे किसी ने बोला राम, राम में आपको लगा कि ये सब हमने खटाक एक साथ बोल दिया, नहीं, इसमें भी क्रम है। क्या क्रम है, आपने पहले र बोला है, फिर आ बोला है, उसके बाद म बोला है। पर यह क्रम इतनी जल्दी हुआ कि आपको पता नहीं चलता कि अरे हमने यह है ना बीच में आधी मात्रा का कहीं गैप किया भी है, ये पता नहीं चलता है। जैसे उदाहरण के लिए 100 कमल के पत्तों को आप एक गड्डी बना लीजिए, यहाँ ऐसे रख दीजिए, और ऊपर से उसमें क्या करिए, एक सुई के द्वारा छेद करिए, तो क्या होगा, आप देखेंगे सबसे नीचे वाले पत्ते में पहुंच गई खटाक से एक साथ। तो क्या वो एक साथ नीचे पहुंच गई? नहीं, उसने हर एक पत्ते का भेदन किया है, तब वो वहां तक पहुंची है।
तो एक पत्ते से दूसरे पत्ते के बीच में गई होगी, उनकी टाइमिंग अलग अलग होगी, उनकी जो टाइमिंग आएगी वो माइक्रो सेकंड में कहीं कुछ आए तो आए, जी कहीं जी तो जी क्रम से ही है। इसी जी तरीके से वर्णोच्चारण करने में, है ना, हमारा वह एक वर्ण से दूसरे वर्ण को उच्चारण करने में जो गैप होता है वो इतने का होता है, जो हमने आपको बताया 35 है, 0.35 मिली सेकेंड का गैप है। तो यह गैप वो ऑटोमेटिक हो जाता है। पर हाँ, कोई इससे ज्यादा गैप करे तो समझ लेना फिर वहां पर संहिता संज्ञा नहीं हो सकती। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं आपको, जैसे देवालय किसी को बोलना है तो क्या कर गया, वो देव इतना कह के रुक गया, आलय आलय वो बाद में बोला, तो क्या होगा, संहिता उसने हटा दी क्या? नहीं। जैसे उसने बोलना है रमेश, तो रम और सा को थोड़ा देर बाद बोला, तो वो क्या कर रहा है, संहिता को खत्म कर रहा है, खत्म करके बोल रहा है। तो उस जगह संहिता संज्ञा नहीं होगी। यह संहिता संज्ञा संधि वगैरह के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे इसको। जी जी समय का ही व्यवधान है मतलब इसमें। हाँ बिल्कुल यदि बिल्कुल। यदि कर्ता समय के व्यवधान के अनुसार उसको बराबर समय में करता है तो संहिता होगी, अन्यथा नहीं होगी। हाँ 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 ये करने वाले के ऊपर है कि वो काल कितना लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। अर्धमात्रा काल तो लगना एक स्वाभाविक है। जी जी। जो अत्यंत समीपता कितनी हो सकती है, एक वर्ण से दूसरा वर्ण एकदम चिपक तो नहीं सकता, बीच ना में ना कुछ ना। गैप जरूर होगा। नहीं तो क्या होगा, देवालय बोलने में आपने जब आपकी जिह्वा ने द बोला, उसके बाद ए बोलेगी, तो बीच में कुछ गैप है वो जो आप महसूस नहीं करते हैं। जी जी पर बिल्कुल। दोनों अलग अलग हैं। वो बीच की जो गैपिंग है, एक शब्द के बाद दूसरा शब्द जो बोलता है उसमें एक गैप होता है। महाभाष्यकार भी कहते हैं, जब गौ शब्द का उच्चारण किया तो यावत वाक गकारे वर्तते न तावद उकारे। भाष्यकार ने भी कहा है, जब आप गौ बोलते हो तो आपकी वाणी, आपकी जिह्वा जब ग बोलती है तब औ नहीं बोलती है, और जब आप ग बोल चुके तो औ बोलती है, तो औ ग हट जाता है। तो मतलब वाणी का विषय एक बार में एक शब्द होता है। जी जी। वो क्या होता है, एक पहले वह स्वर हो सकता है या वो व्यंजन भी हो सकता है, फिर उनके बीच का गैप जो होगा दोनों के का, अच्छा वो है अर्धमात्रा का। आचार्य जी, जी हम जी लोग इससे इतने अभ्यस्त हैं और ये इतना कम समय है कि हमको वो आभास नहीं होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ, मैंने जैसे आपको कहा था देवालय में ही। वो जी जी पत्ते जी वाला जो जी उदाहरण दिया वो वही इसीलिए था कि हमें पता नहीं चलता है। जी। हाँ, हाँ। चलिए, और किसी का प्रश्न? जी, हर्ष मिश्रा जी हैं। जी 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 गुरुदेव, आपने बताया कि ये सभी वर्णों के मतलब जो बीच में जो अर्ध मात्रा का जो समय लग रहा है, उसे ही जी मतलब फिर अगर समय उतना ही लगा तो संहिता संज्ञा हो जाती है वर्णों में। हो जाती है, बिल्कुल। वर्णों की अत्यंत समीपता मानी जाती है, फिर तो संहिता संज्ञा हो जाती है। जी जी। तो अगर हाँ ये नहीं हुई, जैसे आपने बताया कि समय मतलब एकदम चिपक नहीं सकते वर्ण, तो मतलब इसका मतलब उच्चारण ही नहीं हो पाएगा अगर ये नहीं हुई संज्ञा तो। तो हाँ, चरण यदि होगा। उसने क्या किया, मैंने आपको उदाहरण दिया था ना, जैसे वो देवालय बोलना था तो देव कह के रुक गया, आलय को जी बोला 1 घंटे बाद या 5 मिनट बाद, तो ज्यादा गैप कर दिया तो संहिता विनष्ट है, फिर नहीं हो सकता। जी जी, मतलब शब्दों का सही उच्चारण ही नहीं हो पाएगा। हाँ, शब्दों का उससे क्या करना है, लगातार उच्चारण करना है, तो संहिता बनी हुई है। आचार्य जी, 1 सेकंड का काल गया तो भी टूट जाएगी। सेकंड ये तो भी। बहुत हो गई, एक तो सेकंड हाँ का मतलब एक मात्रा हो गई वो तो। जी जी जी, पूरी मात्रा तक भी वो सन्निधि टूट जाएगी, नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, इसलिए हमने उसे आदि जी मात्रा रखा, इसी कारण से जी जो जी। शास्त्रकारों ने लिखा है वही। जी जी, धन्यवाद। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, है? जी, दिलीप जी। सूर्यकांत जी। चलिए, तो अब मैं आपको ये अच्छा बताना जी, चाहता हूँ एक चीज और कुछ प्रश्न हैं एक दो, वो बाद में अच्छा, लेना वो है। बता दीजिए, फिर जी, मैं आपको कुछ। हाँ हाँ, करिए करिए। दिलीप शर्मा जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी, नमस्कार, मैं बताइए। किसी कारण से अभी तक जुड़ नहीं पा रहा था, तो मेरे को वर्णा नाम अति संहिता का इसका मूल अर्थ जानना है। अच्छा, मूल अर्थ तो हमने एक बार बता चुके हैं, स्लाइड में देख लीजिएगा, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है ना? उसमें कोई शंका हो तो वो आप पूछिएगा। मूल अर्थ बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं, स्लाइड में आपके पास, यदि आप जुड़े होगे तो आपने देखी होगी वो। ठीक है, फेसबुक जी, लाइव में भी अभी दिख तो जाएगा मैं बाद जुड़ में। पा रहा था, फेसबुक। अभी बिल्कुल अभी मूल अर्थ हम कर चुके हैं, उसके लिए आपको ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं, देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, है ना? जी। मूल अर्थ क्लियर भी हो चुका है। चलिए, और कोई शंका, फिर हम आगे बढ़े थोड़ा। जी अभी जी, बढ़िए बढ़िए, आगे चलिए, बढ़िए। हाँ,
तो जी मित्र नहीं नहीं गुरुदेव, जी जी हमें पूछना था कि इस तरह से तो फिर सभी शब्दों की संहिता होगी ही। मतलब अब हम कुछ भी बोलते हैं, जैसे अब बोला तो अब में भी आधी मात्रा का समय तो गया ही है। हाँ, अब मतलब प्रत्येक वर्ण में गया है आदि आदि का, तो संहिता हो गई। अब देखो संहिता कहाँ टूट जाएगी, देखो जैसे किसी ने बोला है ना, देखो जैसे मैं बताऊं, देवालयः ग्रामे अस्ति, ध्यान दीजिए, देवालयः ग्रामे अस्ति, देवालय में टोटल संहिता है, ठीक है। देवालयः रुक गया, फिर उसने बोला ग्रामे। अब देवालय और ग्राम के बीच में संहिता नहीं है, क्योंकि वो देवालय कह के रुक गया है। तो देवालयः ग्रामे, देवालय के बाद रुक गया ना, ग्रामे को बोलते वक्त, तो संहिता खत्म है। फिर ग्रामे के बाद फिर वो रुका अस्ति कहने के लिए, थोड़ा सा उसने गैप दिया, तो इससे क्या हो गया, वहां पर भी संहिता खत्म हो गई। अर्थात ग्रामे और अस्ति के बीच में भी संहिता खत्म हो गई। हाँ, ग्रामे उसने चूंकि लगातार बोले ये शब्द, देवाल है ना, देवालय है, या उसने लगातार बोला, तो उनमें संहिता बनी रही। जी जी। और एक बात पूछनी थी, ये जब हम बोलते हैं तो पता चलेगा संहिता है या नहीं है, लेकिन पता चल जाएगा, जब कुछ लिखा होगा तो उसमें हमें पता चलेगा ये किसी तरह से, या इसका कोई? बिल्कुल, मैंने इसको उच्चारण के लिए आपको बताया है, उच्चारण में पता चल जाता है। और लेखन में क्या है, लेखन में आपको यदि पता हो तो कि जो शब्द संहिता से उच्चारित होते हैं उनकी एक ही लाइन पूरी जाती है, मतलब एक ही लाइन में वो लिखे जाते हैं। वो उनके ऊपर जो ऐसे डंडा खींचा जाता है, उनकी सिरोरेखा वो एक ही खींची जाती है। जैसे देवालय की आपने एक सिरोरेखा खींची, उसके बाद ग्रामे को क्या किया, उसमें चिपका के थोड़ी ना लिखा, देवालय के बाद ग्रामे की सिरोरेखा अर्थात ऊपर जी की लाइन वो अलग लिखी आपने, अस्ति की सिरोरेखा अलग लिखी। तो इससे क्या पता चलता, लेखन से भी पता चलता है कि संहिता को वो कहाँ रख करके बोल रहा है, जी पता चलता है कि नहीं। हाँ, और सब कुछ मिला के कर देगा तो ऐसा नहीं होता है। हाँ सही, धन्यवाद जी। हो गए आचार्य, जहाँ पे प्लुत प्लुत आता है एकाध वर्ड शब्द में, तो प्लुत आता है तो वहां पे तो 3 मात्रा होती है, तो उसे यानी कि 3 मात्रा के बाद में अगर आधी मात्रा लगती है दूसरा अक्षर बताने में, तभी संहिता हो जाती है, या जहां जहां प्लुत है वहां संहिता नहीं होगी? नहीं, वो पहले आप जो बोले वो सही बोल रहे हैं। हाँ, बस मुझे सिर्फ कंफ्यूजन था। आपका नाम क्या है, आपका नाम? अभिजीत। अभिजीत जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है ये, और आप इसमें आपने जो पहले वाला समाधान दिया वही समझिए। जैसे देखो इन्होंने क्या समाधान दिया, मित्रों थोड़ा जानिए। इन्होंने एक बात प्रश्न पूछा, उसका समाधान भी किया, वो सही समाधान है। इन्होंने पूछा कि जैसे कोई एक प्लुत वर्ण है, जैसे मान लो कि देवदत्त में दे में एक को प्लुत बोला, देवदत्त ये बोला ना, दे को प्लुत बोला, तो प्लुत तो 3 मात्रक उच्चारित होता है, तो 3 मात्रा उच्चारित होने से तो क्या आधी मात्रा भंग हो जाएगी, क्योंकि आप तो कह रहे हो आधी मात्रा गैप होना चाहिए। तो मैं बस वही, आपने भी बताया वही चीज कि 3 मात्रा प्लुत की अपनी अलग है, उस प्लुत वर्ण के बाद अगला वर्ण बोल रहे हो, उसके बाद जो बीच में फिर जो गैप है, जहां पर आप कुछ नहीं बोला शब्द, वह गैप आधी मात्रा जरूर वहां पर भी मेंटेन रहती है, ठीक है ना। प्लुत के बाद मैं वही सोच रहा था, तो लॉजिक लगाया तो वो सही निकला। चलो ठीक है ना भैया, लेकिन ये सब हमने चिंतन कर रखे हैं। अब आपको यहाँ पर मैंने की जो पूछेंगे वो नहीं बताएंगे, और ज्यादा क्यों खोपड़ी पकाएं फालतू में भैया। लेकिन जब आपने उदाहरण दे रहे थे, जब आप उदाहरण बता रहे थे, तो देवालय में द और एक के बाद जब वो द्विमात्रिक लगाए थे, तो उन्होंने फिर वहां पे बताया था कि वहां पे संहिता नहीं होगी। नहीं, वहां पर क्या था ना, वहां पर जो वो 3 मात्रा लिखी थी वो दे की नहीं थी जी, वो 3 मात्रा का गैप लिखा था हमने, वो अच्छा, आधी मात्रा के स्थान पर 3 मात्रा का वो गैप लिखा था, इसलिए भ्रमित ना हो, हमने प्लुत में वहां पर बोला ही नहीं है। जी ए तो दीर्घ है, ए होने से वो दीर्घ है, वो ठीक है ना। और ये अगर जो हकला करके बोलता है, जो रुक रुक कर बोलता है, तो वो जो शब्द बोलेगा उसकी संहिता संज्ञा नहीं होगी, उसकी नहीं, उसके वाणी, क्योंकि उसके उच्चारणगत कुछ दिक्कत है ना। ये जी, तो जो शास्त्र बनता है वो एक सामान्य
प्रकार के जो है मनुष्यों के लिए बनता है। सिद्धांतों अब से जो बनता है। दिव्यांग है कुछ है उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, जी है ना। जी जी ये तो चलिए जो आगे है बढ़ते हैं। जनरलाइजेशन किया जाता है शास्त्र का। जी 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 अस्तु जी, प्रणाम। महादेव महादेव। तो ज्योतिष चलो अब आप समझ गए होगे। कोई और भी है क्या? हो गया होगा अब तो। नहीं अब बस अब ज्यादा मत लो, अब इनसे कुछ पूछने दो, बहुत सारे लोग हैं। आचार्य एक मिनट, हाँ ये संहिता लेखन ये जो शब्द है, हाँ हाँ। तो संहिता लेखन का अर्थ फिर क्या हुआ? संहिता अर्थात समीपता, वर्णों की समीपता। हाँ, तो जब लिखते हैं तो वो तो समीप ही रहते हैं, तो संहिता लेखन क्या वेदों में रहता है क्या? ये शब्द नहीं, कैसे नहीं, आया? आपने सच का जब लिखते हैं तो समीप ही रहते हैं, तो वो समीपता कितनी वो वहां पर ये नहीं पता चलता है ना, तो उसी को बताने के लिए कहा आधी मात्रा की समीपता बस। तो वो केवल वेदों में रहता है क्या संहिता नहीं नहीं, लेखन? ये लोक में है, बिल्कुल लोक में है, धन्यवाद, लोक में है निश्चित, ठीक है ना। धन्यवाद। हम लोग उसका महसूस प्रयोग किया जाता है। करते ही हैं आचार्य जी। बिल्कुल करते ही वो हैं। लेखन में भी दिखता है, उच्चारण में भी दिखता है, थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा सोचने के लिए, हाँ। तो चलो, मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो एक तो ज्योति श्रीवास्तव जी का अब कुछ था शायद, हो अब गया मेरा आपसे कुछ एक प्रश्न है जी। कि आप महानुभावों में से जिन्होंने प्रत्याहार ठीक कर लिए हों, जिन्हें प्रत्याहार अच्छे से आते हों, और तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम का जो सवर्ण संज्ञा का है उच्चारण स्थान आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न जिन्होंने तैयार कर लिया हो, वो अपना हाथ खड़ा करें। आज हम उनसे कुछ पूछना चाहते हैं जिससे कि और लोग समझें कि आपको संज्ञा प्रकरण की तैयारी किस तरीके की करनी है, किस तरीके की तैयारी करनी है आपको। और ध्यान रखना, यदि मैं पूछ रहा हूं, यदि ऐसी तैयारी नहीं है आपकी, तब आप समझ लीजिएगा कि आपकी संज्ञा प्रकरण पर अभी कमान नहीं हो पाई है, उसको बनाने की कोशिश करें। क्योंकि यदि संज्ञा प्रकरण सही कर लेते हो तो आप संधि के अधिकारी बन जाते हो, संधि आपको फटाफट समझ में आएगी। बस उतनी सी दो तीन चीजें ठीक करनी है। तो आओ परीक्षण करते हैं। किन किन के हाथ खड़े हैं जी? पंतोला जी। फिर अभिजीत मनसाले जी हैं, वैष्णवी जी हैं, ईला पारिक जी हैं, धनंजय शर्मा जी हैं, राजमणि जी हैं, शिवम पांडे जी हैं, और कोई A401958A0 है जिनको मैंने पर्सनल मैसेज भी किया था नाम बदलने के लिए। चलिए तो वैष्णवी जी से स्टार्ट करते हैं। अनम्यूट करिए वैष्णवी जी। जी नमो नमः। नमो नमः। चलिए हम आप बढ़ते हैं। तो आप सबसे पहले हम प्रश्न पूछ रहे हैं, उनके आपको जवाब देते जाने हैं, ठीक है जी। हाँ, आप ये बताइएगा, मैं एक प्रत्याहार बोल रहा हूं, वह प्रत्याहार है जस। जस प्रत्याहार में य आता है या नहीं? जस प्रत्याहार में य आता है या नहीं? नहीं सर। वेरी गुड। एक प्रत्याहार और पूछ रहा हूं आपको जी। आपको बताने हैं रल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को गिनवाइए। कौन सा सर? रल रल रल। हाँ, ये वाला सर एक मिनट। गिनवाइए। रॉ और लॉ, हई वरट का रॉ और लन का लॉ। हाँ, आगे बनाइए प्रत्याहार पूरा। सर अच्छा सॉरी। रॉ ल ज्ञ म घ न न झ भ घ ढ ध ज प ग ड द ख फ छ ठ ट ठ थ च त त क प स ह। हाँ, वेरी गुड, छूट बहुत गया। अच्छे। अच्छा अब ये बताइए, इस रल प्रत्याहार में ह आया? ह अभी जो बोली हूँ उसमें आया ना? नहीं। ह नहीं आया रल प्रत्याहार में? आया आया। हाँ हाँ आया, सॉरी। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत। आप धैर्य पूर्वक उत्तर दीजिए, चिंता नहीं करिए, यह सबको ऐसा होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, इस रल प्रत्याहार में य आया कि नहीं? य हाँ, य नहीं आया। हाँ, यह नहीं आया। अब बताइए, इस रल प्रत्याहार में ट आया कि नहीं? ट आया सर। बहुत अच्छे। चलो अब इसका मतलब मैं समझ लेता हूं प्रत्याहार आपको आ गए हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं,
री, री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। आभ्यंतर प्रयत्न? आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के हैं, उसके 5 भेद हैं। हाँ, इसका कौन सा है री का? री का स्पृष्ट। री का स्पृष्ट एक बार और सोच लीजिए। 1 मिनट सर। नहीं विपरीत। विपरीत, सभी स्वर वर्णों का विपरीत प्रयत्न होता है, आभ्यंतर प्रयत्न होता है। बहुत अच्छे। इस री का बाह्य प्रयत्न क्या है? री का बाह्य प्रयत्न वो नहीं आता सर। अरे सरल है बहुत, उदात्त अनुदात्त स्वरित बताया था ना। सभी अचों का बाह्य प्रयत्न उदात्त अनुदात्त स्वरित होता है और ये सबके सब अल्पप्राण होते हैं, ये भी ध्यान रखना। चल कोई बात नहीं, अब मैं एक और आपको व्यंजन वर्ण कोई सा भी पूछता हूं। अब आप बताइए म का उच्चारण स्थान क्या है? म का उपधामन्य ओठ। ओष्ठ, बहुत अच्छे। अच्छा, यह जो म है और एक दूसरा उच्चारण और होता है, ये वर्ग के जो लास्ट वाले होते हैं ना, ये नासिका। नासिका। तो इसके 2 उच्चारण स्थान हो गए, ओष्ठ प्लस नासिका। ठीक है। अच्छा, अब बताइए किसका जो है आभ्यंतर प्रयत्न? म का किसका सर? मतलब आभ्यंतर प्रयत्न म का। म का ही, बिल्कुल। स्पृष्ट, बहुत अच्छे, क्योंकि क से लेकर के मां तक के बीच में आ जाते हैं। बहुत अच्छे। हाँ, स्पृष्ट। बाह्य प्रयत्न? बाह्य प्रयत्न म का सर, बाह्य प्रयत्न में थोड़ा कोई, मैंने एक बात ध्यान रखिए, बाह्य प्रयत्नों का विभाजन 3 प्रत्यारों में था, अच, हस, खर। अब ये बताइए म किस में आता है? अच में, हस में या खर में? अच में नहीं आएगा। हाँ, हस में सर। हस में आएगा ना। तो हस में आने वालों का बाह्य प्रयत्न क्या होता है, ये बता दीजिए। आपने पंक्ति याद किया वो? हसह, संवार, नाद और घोष। हसह, संवारा, नादा, घोषाश्च। हस का संवार, नाद, घोष होता है। बहुत अच्छे। ये म अल्पप्राण है या महाप्राण है? एक बाह्य प्रयत्न और बचा है इसका, ये भी बताइए। इसका अल्पप्राण। म अल्पप्राण है। क्यों अल्पप्राण है ये बताओ, कारण क्यों है? कारण है ना आपको के, जिससे कि पता चल सके और सर, दूसरों को। वर्गाणाम तृतीय पंचम। हाँ, तृतीय यणश्च अल्पप्राणः। वो वर्ग का 5वां है ना जी। तो वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा, ये होते हैं 5वां होने से वो अल्पप्राण है। बहुत अच्छे वैष्णवी जी, तालियां सब लोगों की तरफ से। चलो अब हम दूसरा लेते हैं राजमणि जी को। राजमणि जी अपना माइक ऑन करें। जी भैया, नमः। हाँ, हर हर महादेव। और सब बढ़िया है? सब बढ़िया है जी। चलो सब ठीक ठाक बा है? सब ठीक बा। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। यह बताइए आप, छब प्रत्याहार को एक बार बना करके यहां से यहां तक बनेगा, ये बताइए। छब प्रत्याहार। हाँ, छब नाम का मैं उसको लिख देता हूं। छ, ठ, थ, च, ट, त। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये छब प्रत्याहार है। अच्छा, छब प्रत्याहार में च आता है कि नहीं? च इसमें आता है। च आता है? हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छे। तो कहां से कहां तक बना था ये? च आ गया इसमें। एक बात बताइए, इसमें हाँ ख आता है कि नहीं? ख इसमें ख नहीं आएगा। चलो बहुत अच्छे, इसका मतलब प्रत्याहार आपने ठीक कर रखे हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब एक बात बताइए, छ का आभ्यंतर पहले उच्चारण स्थान बताइए। छ का इचु जैसा नाम तालु है। बहुत अच्छे। और इसका अभ्यंतर प्रयत्न? अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट हो जाएगा इसका। बहुत अच्छे। बाह्य प्रयत्न? बाह्य प्रयत्न होगा इसका विवार, श्वास, अघोष। विवार, श्वास, अघोष। बहुत अच्छे। और ये अल्पप्राण है महाप्राण है? छ ये है महाप्राण है। कैसे पता चला? वर्गाणम द्वितीय चतुर्थ सलस्य महाप्राणः। बहुत अच्छे राजमणि जी, बहुत अच्छे।
आप, मैं समझता हूँ आप शायद समझ गए हैं ये सब। मेरे अन्य सभी मित्रों से बस यही कहना है ये सब कि आपके आपको इसी तरीके से तैयारी होनी चाहिए। हम परीक्षण के लिए ये जी धन्यवाद। ये आपके पढ़ाने का कृपा प्रसाद है। अरे कुछ नहीं तो राजमणि जी को बहुत बहुत साधुवाद और तालियां सबकी तरफ से। और अब हम जाते हैं, थोड़ा एक विषय और छूट गया है अभी, उसको और देख लेते हैं। बस आप सभी मित्रों से यही अनुरोध है कि कृपया इसी तरीके से हम जो आपको यह पूछ रहे हैं, तैयारी इसी स्तर की होनी चाहिए। आपके लिए संधि कुछ नहीं, पानी पानी बन जाएगा, व्याकरण आपके आगे पानी पानी भरेगा, चिंता नहीं आपको करना, ठीक है। बस ऐसी तैयारी करते रहे। चलिए आगे एक स्लाइड और बची है, उस पर और थोड़ा ध्यान। तो चलिए अब हम एक चीज को और समझ लेते हैं थोड़ी सी देर में। हलोनंतरा संयोग, इस सूत्र के द्वारा संयोग संज्ञा की जाती है। हलोनंतरा संयोग, ये अगला सूत्र है। उसमें ये सूत्र का अर्थ क्या होता है, वहां पर थोड़ा ऐसे लिखा हुआ है, मिला जुला कुछ ऐसे लिखा है। अजभी, वहां पर मिला के लिख दिया है, अजवीरव्यवहिता हलः संयोग संज्ञास्यु। आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में इसी तरीके का मिला के लिखा है। हमने थोड़ा उसे अलग कर दिया है आप लोगों के लिए, क्योंकि नए इसमें बोधा लोग जुड़े हुए हैं, वो समझ जाएं। अच्छा। तो अजभी का मतलब है स्वर वर्णई ही। अजभी का अर्थ क्या है, स्वर वर्णई ही। अव्यवहिता का मतलब है व्यवधान रहिता। हलः अर्थात व्यंजन वर्णाः संयोग संज्ञाः स्युः। तो इसका हिंदी में भी अर्थ बता देते हैं आपको। उनकी संयोग संज्ञा होती है व्यंजन वर्णों। तो देखो संयोग संज्ञा किनकी है, व्यंजन वर्णों की। ध्यान देना सबसे पहली बात, संयोग संज्ञा किनकी है, व्यंजन वर्णों की। जो कहा है ना हलः मतलब हल प्रत्याहार में सब व्यंजन आते हैं, तो इनकी व्यंजन वर्णों की क्या है, सबकी संयोग संज्ञा। तो व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा होती कब है, तो उसकी कंडीशन ये है कि वो जो है व्यवधान रहित हों। तो किनके व्यवधान रहित हों, कि स्वर वर्णई अजबी, अचों के व्यवधान से रहित हों। तो उनकी क्या हो जाती है, संयोग संज्ञा हो जाती है। जैसे उदाहरण को आप देख लीजिए जल्दी से, आपके नीचे लिखा हुआ है बहुत साफ साफ। जैसे एक कोई शब्द है सुदधय, इस तरीके का शब्द है। अब यहां पर अचों के व्यवधान से रहित हल वर्ण आपको ये 3 दिखाई दे रहे होंगे, ये द ध य। ध्यान दीजिए, द ध य, ये 3 वर्ण कैसे हैं, अचों के व्यवधान से रहित हैं, द ध य। इनमें कोई अच नहीं है, देखो हलंत लगा हुआ है। हलंत का मतलब इनमें कोई भी अच भाग नहीं है। अच्छा, तो अचों के व्यवधान से रहित हो गई ये हल वर्ण, तो इनकी क्या हो जाएगी, संयोग संज्ञा हो जाएगी। ठीक है जी। सू में चूंकि उ आ गया है, ये देखो देखेंगे, अब ये बेचारा छूट जाएगा। इसकी संयोग संज्ञा से क्या होगा, ये छूट जाएगा, क्योंकि इसमें उ आ गया। तो अब जो है संयोग संज्ञा किन किन की बनेगी, तो संयोग संज्ञा ध्यान रखना हमेशा 2-2 में बनती है। तो एक तो तरीका यह है कि या तो वो या तो इन द और धा की बन जाएगी। देखो ये नीले घेरे में है ये धा और या तो इनकी संयोग संज्ञा कह सकते हो, या फिर ध और य इनकी संयोग संज्ञा कह सकते हो। तो 2-2 के जोड़े बना करके आप संयोग संज्ञा कर लेना। तो इनकी संयोग संज्ञा क्यों हुई, कि इन 2 के बीच में नहीं था क्या कोई भी स्वर वर्ण। तो संयोग संज्ञा किसकी करना, मिला के 2-2 वर्णों की। ठीक है, तो बस 2, जहां पर 2 आपको हल वर्ण एक साथ नजर आ जाए, समझो कि ये इनका नाम संयोग है। क्या नाम है इनका, संयोग। अब एक प्रत्युदाहरण भी देख लीजिए। प्रत्युदाहरण में क्या चीज है, प्रत्युदाहरण में क्या है, उदाहरण का मतलब होता है जहां सूत्र लगता है, प्रत्युदाहरण का मतलब जहां सूत्र नहीं लगता। तो ये है देवालय। अब देवालय में क्या है, दा के बाद भी ए है, बा के बाद भी ए है, देख रहे हो, वो बा के बाद आ है, और ला के बाद आ है, या के बाद आ है। मतलब हल वर्ण कहीं भी एक साथ नहीं है, बीच बीच में एक एक स्वर वर्ण इसमें मिश्रित हो चुका है। तो इसलिए क्या होगा, इनकी संयोग संज्ञा होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। तो जहां पर आपको ऐसे हल वर्ण एक साथ मिल जाएं ये टांग टूटे से, तो आप समझ लेना कि ये सभी क्या है, सबके सब संयोग संज्ञक हैं ये सब। जी जी। जैसे आपके नामों में भी बहुत सारे शब्द संयोग संज्ञक होते हैं, आपके नाम में भी संयोग संज्ञा होती है, कई जगह आप उसे पहचानते नहीं। जैसे मुझे भी पंतोला जी दिखाई दे रहे हैं, तो पंतोला जी के उपनाम में क्या है,
पंतो, इस तरीके से इसको लिखना है। तो देखो संयोग दो जगह, देखो प में आ है तो इसका मतलब यहाँ संयोग नहीं है, अच का व्यवधान मिल गया ना, तब नहीं है। यहाँ पर संयोग देखो न आधा है और उसके बाद है त, इसका मतलब यहाँ संयोग है, मतलब यह कंडीशन है न और त, उसके बाद आया है ओ, और आगे की कहानी तो समझ लो, आगे जो है संयोग नहीं है। तो ये दो एक साथ हलंत अक्षर मिले तो क्या हो जाएगा, न त, इसका नाम हो जाएगा संयोग। क्या हो जाएगी, संयोग संज्ञा, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही एक शब्द है प्रयाग, है ना, आप लोगों में से बहुतों के नाम संयुक्त हैं, देखिए जैसे प्रयाग, प्रयाग में क्या क्या है, ओ है, हलिंत और र है, उसके बाद अ है। सारी चीज सिर्फ प्र में है ना। आप ये थोड़ा सा इनको अलग अलग शब्दों को करना सीख लें, शब्दों में क्या क्या अक्षर मिले हुए होते हैं, इसका आपको अभ्यास बहुत जरूरी है। तो प र एक साथ मिल गए ना, एक साथ मिल गए तो हो गया बस संयोग। इन दो का, दो हल वर्ण एक साथ मिल जाए या तीन मिल जाए तो तीन में भी दो दो छांट लेना, चार मिल जाए तो उसमें दो दो छांट के संयोग संज्ञा कर देना। हल वर्ण अर्थात व्यंजन वर्ण एक साथ मिल जाए, बीच में कोई स्वर वर्ण बीच में आके अपनी घुसपैठ ना करे, तब आप समझ लीजिएगा कि उनकी संयोग संज्ञा हो जाएगी। तो संयोग संज्ञा इजी है, आप समझ गए होंगे। जी जी, ठीक है। और आप अब यह काम करना सीख लेना संधि से पहले। जैसे अपने नाम में कितने शब्द होते हैं, अपने नाम में तुम्हारे खुद के जो भी नाम है उनमें कितने शब्द हैं, स्वर व्यंजन दोनों मिला के, दोनों को लेखन का तरीका आपको सीख लेना चाहिए। ठीक है ना जी। हाँ, उनके एलेंजर प्लेंजर खोल देना शब्दों के, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने देवालय को आज खोल के उदय उदाहरण में बताया था, इसी तरीके से। तो आज का पाठ फिर यही रखते हैं, समय हो चुका है। संयोग संज्ञा के विषय में कोई प्रश्न तो नहीं है, ले लेते हैं, अभी 5 मिनट है, थोड़ा समय। सरल था ये तो, सरल था ना। हाँ। किसी को भी दिक्कत हो तो बता देना है। बहुत ये संहिता और संधि, ये दोनों में अंतर है क्या? देखिए ये दोनों एक ही है, आगे बताएंगे इसको। ठीक। संहिता। हेलो भैया एक क्वेश्चन है भैया। जब हम संयोग करेंगे तो जैसे आप शुद्धि उपास्य का बताए कि द ध य, तो दोनों में है, तीन यहाँ पे वर्ण है, तो हम संयोग किसके साथ करेंगे? दोनों जो तीनों वर्ण है, तीनों वर्ण के दो वर्ण है ऐसे जिनके में अच नहीं है, तो हम संयोग किसके साथ करेंगे? या आगे वाले के साथ करेंगे या पीछे वाले के साथ करेंगे? बिल्कुल, देखो मैं आपको बताऊं, जो है एक बात मैंने शुद्धि उपास्य में यही बता रखा है। पठन पाठन की परंपरा में क्या है कि जो संयोग संज्ञा तीनों को एक साथ बोल देते हैं कि द ध य तीनों संयोग हैं, ऐसा बोला जाता है। ये एक भाष्यकार का मत है, लेकिन भाष्यकार ने वहां पर जो फाइनली जो मत दिया है वो दिया है कि संयोग संज्ञा बहुतों में भी दो दो की करो। यदि बहुत सारे संयुक्त वर्ण आपको मिल जाएं, हल वर्ण एक साथ बहुत सारे मिल जाएं, उनमें भी क्या करो, संयोग संज्ञा दो दो के जोड़े बना के करो। तो संयोग संज्ञा इसलिए वहां दो जगह है, द और धा में भी है, ध और या में भी है। जी उनका सही इसलिए जोड़े बना करके हमने कहा था उसको। तो मतलब किसके साथ करेंगे? जैसे आगे के साथ के पहले वाले के साथ करें, या आगे भी हो सकती है पीछे भी हो सकती है, बस दो हल वर्ण मिल जाएं। अवस्था के अनुसार देख सकते हैं, अवस्था कैसी है वहां पे, किस अवस्था में हमको करनी है। हाँ, दो हल वर्ण मिल जाए तो उनकी जैसे यहाँ पर तो देखो प्रयाग में तो पहले ही मिल गए आदि में। जी तो यहाँ संयोग संज्ञा आदि में ही हो गई। वो तो जहाँ दो हल वर्ण बीच में मिल जाएंगे वहां संयोग संज्ञा घुस जाएगी, बाद में मिलेंगे तो वहां चली जाएगी। करने वाले की विविक्षा भी हो सकती है कि वो क्या करना चाह रहा है। नहीं, ये तो यहाँ पर तो क्या है कि ये संयोग संज्ञा यहाँ नहीं, होना जरूरी है, यहाँ विवक्षा जहाँ ज्यादा हो गए वहां पर, जैसे 3 या 4 हो गए तो फिर वो करने वाले की विविक्षा है, वो क्या करना चाहता है। क्या है कि जहाँ काम हो ना उनके जोड़े बना करके दो दो के कर ले, वहां संयोग हो जाए। जी विवक्षा का मतलब लेकिन भैया ये भी तो हो सकता है कि मतलब शब्द के अनुसार शब्द कैसा है, इस अवस्था कैसी है, अवस्था के अनुसार भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जी भैया प्रणाम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर आज यही समापन करते हैं, ठीक है, चलो। जी भैया जी प्रणाम कर लेते हैं।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शिवरात्रि 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 भैया महाराज।